नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लालू का भोजपुरी में ट्वीट, ए नीतीश 4 महीना में आपन बंगला से 4 बार भी बाहर ना निकला, लुका छिपी से कोरोना ना भागी। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। मुख्यमंत्री आवास, मुख्य सचिव का कार्यालय और राजभवन तक में कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट सामने आ चुके हैं। भाजपा के तो 24 नेताओं को कोरोना होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं आरजेडी के भी कई नेता इस जद में आ चुके हैं। आलम यह है कि प्रदेश में हर दिन 1000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं पटना में बुधवार को शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 650 पेशेंट सामने आ चुके हैं। पटना में 2500 से अधिक कोरोना पीड़ित सामने आ चुके हैं। इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव करवाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। जाहिर है राजनीति भी जारी है। इसी क्रम में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भोजपुरी में एक ट्वीट किया गया है। इसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है। लालू यादव ने अपनी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ट्वीट को टैग करते हुए अपना ट्वीट भोजपुरी में किया। उन्होंने लिखा, ए नीतीश लगभग 4 महीना हो गइल बा, बंदी के जनता में त्राहिम माम बा, रोजी रोटी जान माल पर आफत बा, तहार ताराज में बेरोजगारी भ्रष्टाचार अत्याचार चरम पर बा। 4 महीना में आपन बंगला से 4 बार भी बाहर ना निकला, ये लुका छुपी से कोरोना ना भागी। जब सेनापति मैदान छोड़ के भागल रही तो लड़ाई के लड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बोले तेजस्वी, अब निर्लज्ज व भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज करा रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, 70 घाट के पास छोटे पुल की पहुंच पथ ध्वस्त होने के मामले में 3 FIR दर्ज की गई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ठेकेदार और स्थानीय सीओ ने बैकुंठपुर थाना में ये प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरोप ये है कि बाढ़ से कटाव निरोधी काम को रोका जा रहा था। काम में बाधा डालने और लॉकडाउन के बावजूद प्रदर्शन करने का भी आरोप है। यहाँ जो FIR दर्ज हुआ है उसमें ज्यादातर आरोप ग्रामीणों और अन्य लोगों पर लगा है। ग्रामीणों पर FIR दर्ज किए जाने पर आरजेडी नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता ने एक वीडियो ट्वीट में लिखा, 264 करोड़ की लागत से बने पुल के ढहने से पहले ग्रामीणों ने आगाह किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी नीतीश सरकार की कहां आंख खुलने वाली थी। पुल ढहेगा तभी ना भ्रष्टाचार करेंगे। वीडियो देखिए। अब निर्लज्ज भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज कर रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रहे हैं। 264 करोड़ की लागत से बने पुल के ढहने से पहले ग्रामीणों ने आगाह किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी नीतीश सरकार की कहां आंख खुलने वाली थी। पुल ढहेगा तभी ना भ्रष्टाचार करेंगे। वीडियो देखिए। अब निर्लज्ज भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज करा रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की जनता बाढ़ में डूबी, सरकार हुई क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोला। कहा कि पूरी सरकार जिसने थाली ताली बजाया और मोमबत्ती जलाया वो आज क्वारंटाइन है। भाजपा के 75 नेता पॉजिटिव पाए गए हैं और मुख्यमंत्री निवास में 60 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। फिर भी ये चुनाव की बात कर रहे हैं। इन्हें जनता के जान की कोई चिंता नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि हॉस्पिटल में ICU बेड, वेंटिलेटर और दवा नहीं है। ऐसी महामारी में सत्ता पक्ष के नेता कहां हैं? मुख्यमंत्री की खोज के लिए लोग ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं। विधायक, सांसद सभी गायब हैं। इन लोगों ने जनता को सड़क पर छोड़ अपने आप को घर में कैद कर लिया है। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंडक, कोसी, गंगा नदी का दौरा कर स्थिति को पड़ताल करनी चाहिए और जनता को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल रूप से कदम उठाने चाहिए। नीतीश कुमार फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता। भ्रष्ट नेता और अधिकारी बाढ़ को दुधारू गाय समझते हैं। राज्य में जितने पुल और बांध टूटे हैं उनकी जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत भाजपा के सभी नेताओं के आय की जांच होनी चाहिए। इन सभी ने जनता का पैसा लूट अकूत संपत्ति बनाई है। पप्पू यादव ने पिछले 2 दिनों में उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया तथा शनिवार को गोपालगंज और बेतिया का दौरा करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वर्चुअल और डिजिटल रैली से जनता को कोई फायदा नहीं है। अभी जनता को चुनाव की जरूरत नहीं है। जनता को मास्क
और सैनिटाइजर की जरूरत है, जिससे कि कोरोना वायरस महामारी से बचा जा सके। सरकार दावा कर रही है कि कोरोना काल में 8,434 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। मैं इसकी सीबीआई जांच के लिए कोर्ट जाऊंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में भी ऑपरेशन कमल, कांग्रेस के आरोपों पर सीएम हेमंत सोरेन हुए चौकन्ने, कोर कमेटी की बुलाई बैठक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर और राजस्थान में जारी कोशिशों के बीच अब खबर है कि भाजपा झारखंड में भी ऑपरेशन कमल शुरू कर सकती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा उसके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह आरोप लगाए हैं। वहीं आरोपों के बाद सीएम हेमंत सोरेन चौकन्ने हो गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी स्तर पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर पार्टी के करीबी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है और सतर्क रहने को कहा है। बता दें कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बीते कई दिनों से आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड की मौजूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन दे रही है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। विधायकों का कहना है कि मध्य प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक और राजस्थान की तरह झारखंड में भी भाजपा सत्ता पर काबिज होने के लिए साजिश रच रही है। वहीं रामेश्वर उरांव के बयान को लेकर राज्य के सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग उरांव के आरोपों को अपना पद बचाने की कोशिश बता रहे हैं। दरअसल ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की नीति के चलते रामेश्वर उरांव को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि इस कवायद को रोकने के लिए उरांव ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का शिगुड़ा छोड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर गलत जानकारी दे रही है बिहार सरकार, फिर पकड़ी गई हेरा फेरी, संख्या छिपाई, पॉजिटिव की संख्या में भी खेल। जी हां दोस्तों, बिहार में किसी हालत में चुनाव कराने पर आमदा नीतीश सरकार कोरोना के हाल को लेकर लगातार गलत जानकारी दे रही है। राज्य सरकार ने आज कोरोना से लोगों की संख्या बताने में बड़ा खेल किया। वहीं कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बताने में भी हेरा फेरी की गई। ये समझ से परे है कि राज्य सरकार लोगों को गलत जानकारी क्यों दे रही है। बिहार सरकार ने आज शाम 3:48 पर ट्वीट कर जानकारी दी कि बिहार में आज कोरोना के 901 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसी ट्वीट में दूसरी जानकारी दी गई कि पहले भी 841 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 15 जुलाई या उससे पहले पॉजिटिव पाए गए हैं। सवाल ये है कि अगर 841 लोग पहले पॉजिटिव पाए गए थे तो सरकार ने उसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी, जानकारी क्यों छिपाई गई। दरअसल बिहार में आज कुल 1742 पॉजिटिव मरीज पाए गए। कल कुल मरीजों की तादाद 21,558 थी। इसमें 1742 और बढ़ गए और आज कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 23,330 मरीज हो गए। सरकार ने ये भी नहीं बताया कि पहले के जिन 841 मरीजों की जानकारी आज दी गई वे किस जिले के हैं, वे कब पॉजिटिव पाए गए, वे कौन से लोग हैं जिनके पॉजिटिव होने की जानकारी छिपाई गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार गिराने का ऑडियो वायरल होने के बाद संजय जैन गिरफ्तार, बीजेपी ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत सरकार गिराने को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सियासी संग्राम से सरगर्म राजस्थान की सियासत में और उबाल आ गया है। मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जयपुर के होटल व्यवसायी संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर के लुणकरणसर के मूल निवासी संजय जैन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मानिक चंद सुराणा ने इसको लेकर सफाई दी है। सुराणा की ओर से सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पूर्व वित्त मंत्री का संजय जैन से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उन्हें इस प्रकरण की पूरी जानकारी है और ना ही उनके संजय जैन से किसी प्रकार के ताल्लुकात हैं। उन्होंने साफ कहा है कि संजय जैन के साथ उनके संबंधों को लेकर चल रही चर्चा अफवाह है, इसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। गौरतलब है कि ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने संजय जैन उर्फ संजय बरड़िया के साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। वायरल ऑडियो में संजय और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। संजय जैन लुणकरणसर का मूल निवासी है। महत्वाकांक्षी बताया जा रहा संजय करीब 2 दशक पहले जयपुर की राजनीति में सक्रिय हुआ था। कहने को पार्टनरशिप में होटल का धंधा करने वाले संजय बरड़िया के परिजन हालांकि किसी भी कारोबार से उसके जुड़ाव की जानकारी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि होटल व्यवसाय से जुड़े होने के कारण बरड़िया के संपर्क कई नेता के साथ ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानेसर के जिस होटल में रुके हैं बागी विधायक, उसके अंदर दाखिल हुई राजस्थान एसओजी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच पड़ताल जारी है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम शुक्रवार शाम मानेसर पहुंची, जहां एक होटल में कांग्रेस के कुछ विधायक ठहरे हुए हैं, मगर एसओजी टीम को होटल के अंदर जाने से रोक दिया गया। करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद टीम को होटल में एंट्री मिल सकी। असल में राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर स्थित आईटीसी ग्रैंड भारत होटल पहुंची
पहुंची, लेकिन हरियाणा पुलिस के जवानों ने उनकी गाड़ी को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। हरियाणा पुलिस के आग्रह पर करीब 1.5 घंटे बाद होटल प्रबंधन की तरफ से ही कोई निकल कर आया, जिन्होंने राजस्थान से आई एसओजी टीम से कुछ बातचीत की। करीब 1.5 घंटे बाद एसओजी की टीम की गाड़ी को होटल के अंदर जाने दिया गया। राजस्थान पुलिस के आईपीएस स्तर के अधिकारी सहित 6 लोग स्कॉर्पियो से आईटीसी ग्रैंड भारत होटल पहुंचे। एसओजी की टीम राजस्थान के विधायक का ऑडियो टेप वायरल होने के बाद बयान दर्ज करने पहुंची है। एसएचओ तावड़ू जितेंद्र राणा दल बल के साथ आईटीसी ग्रैंड भारत के बाहर तैनात हैं। एसओजी की टीम को होटल में एंट्री के लिए करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। असल में सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में पिछले कई दिनों से ठहरे हुए हैं। इनमें सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय भी हैं। फिलहाल इन विधायकों से पूछताछ करने के लिए एसओजी टीम शुक्रवार शाम मानेसर पहुंची। हालांकि सचिन पायलट अभी तक अपना सियासी फैसला नहीं ले सके हैं, जबकि कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है। इसके अतिरिक्त उनके 2 समर्थकों मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है और विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस देकर 2 दिन में जवाब मांगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाई कोर्ट ने स्पीकर से फिलहाल सचिन पायलट और 18 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से फिलहाल सचिन पायलट और 18 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका पर शुक्रवार 17 जुलाई को सुनवाई के दौरान यह बात कही। सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने यह याचिका दाखिल की है। नोटिस में विधायकों को राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने की कांग्रेस की मांग पर शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इस मामले पर शाम 5 बजे सुनवाई करेंगे, जबकि नोटिस में कहा गया था कि वह दोपहर बाद 1 बजे से इस मामले पर गौर करेंगे। असंतुष्ट विधायकों की याचिका पहले बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष आई, लेकिन उनके वकील हरीश साल्वे ने एक नई याचिका दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा। पायलट खेमे की ओर से नई याचिका दायर होने के बाद उसे शाम के वक्त खंडपीठ के पास भेज दिया गया था, लेकिन बाद में यह मामला शुक्रवार के लिए टल गया था। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने इस बीच कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी को इस मामले में प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का आवेदन स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की सोमवार और मंगलवार को हुई 2 बैठकों में भाग लेने के लिए जारी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है। इसके बाद अध्यक्ष ने इन असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किए। हालांकि पायलट खेमे के दलील है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र की मंत्री का दावा, बीजेपी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में, नाम बताने पर आ जाएगा भूकंप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एवं कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकुर ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी के 105 में से कुछ विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और अगर उनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए तो भूकंप आ जाएगा। बीजेपी की सत्ता की भूख और उनकी गंदी राजनीति के लिए विपक्षी दल हमला बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र ने देश को एक नया सूत्र दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार स्थिर है। ट्विटर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए ठाकुर ने बीजेपी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला और कहा कि वह ऐसे लोगों से घिरे हैं जो बाहरी हैं। वह उन नेताओं का हवाला दे रही थी जिन्होंने प्रदेश में पिछले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एवं राकांपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। ठाकुर ने कहा, यह दर्शाता है कि वे कितने कमजोर हैं। बीजेपी के 105 विधायकों में से कितने लोग दूसरे दलों से आए हैं? क्या आप गारंटी लेते हैं कि वे सब हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे? पार्टी के 105 विधायकों में से उन विधायकों के नाम का खुलासा हो जाए जो कांग्रेस से संपर्क में हैं, तो भूकंप आ जाएगा। कांग्रेस नेता ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र में बहुमत की सरकार होने के बावजूद यह राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की महिला एवं बाल कल्याण विभाग मंत्री ने कहा, भाजपा की सत्ता लोलुपता और गंदी राजनीति कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में दिखी है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार स्थिर है, राज्य ने देश को नया सूत्र दिया है और मुझे लगता है कि यह सफल होगा। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस एवं राकांपा ने मिलकर उद्धव ठाकरे
की अगुवाई में सरकार का गठन किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था को लेकर चिदंबरम का केंद्र पर हमला, पूछा 2015 के बाद से एनडीए सरकार ने क्या किया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि संप्रज्ञ सरकार के रिकॉर्ड का मजाक बनाने वालों की अज्ञानता और अयोग्यता पर अर्थशास्त्री हंस रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अध्ययन में पाया गया है कि 2005 से 2015 के दौरान 27 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया था। यह संप्रज्ञ 1 और संप्रज्ञ 2 के कार्यकाल की अवधि थी, जो भारत की आर्थिक वृद्धि का स्वर्णिम काल था। उन्होंने कहा 2015 के बाद से राजग सरकार ने क्या किया है। इसकी वजह से लगातार 9 तिमाहियों के लिए आर्थिक विकास में गिरावट आई और 2020-21 में आसन मंदी के कारण भी यही है। चिदंबरम ने दावा किया कि रिकॉर्ड का मजाक उड़ाने वालों को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्री उनकी अज्ञानता और अयोग्यता पर हंस रहे हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005-6 से लेकर 2015-16 के दौरान 27.3 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। यह इस दौरान किसी भी देश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश पर हमलावर है चिराग पासवान, क्या एनडीए से नाता तोड़ेगी एलजेपी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार पर लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान हमलावर होते जा रहे हैं। चिराग पासवान ने इस बार गोपालगंज के सत्तरघाट पुल के ध्वस्त हो जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में क्या एलजेपी बिहार में एनडीए से अलग होने का मन तो नहीं बना रही है। बिहार में एनडीए के बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर बीजेपी ने भले ही हरी झंडी दे दी है, लेकिन चिराग पासवान के तेवर को देखकर नहीं लगता है कि एलजेपी सहमत है। एक तरफ एलजेपी 94 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान करती है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर हमलावर भी नजर आ रही है। बिहार के गोपालगंज के सत्तरघाट पुल के ध्वस्त हो जाने को लेकर चिराग पासवान ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह की घटनाएं जनता की नजर में जीरो टॉलरेंस पर सवाल उठाती है। एलजेपी मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच कर जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। चिराग पासवान ने पहली बार नीतीश कुमार पर सवाल नहीं खड़े किए हैं। इसके पहले भी नीतीश से नाराज चिराग पासवान कई बार गठबंधन धर्म के विरुद्ध जाकर बयानबाजी कर चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में यह कहा गया था कि एलजेपी बिहार में 94 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा बाकी सीटों पर भी एलजेपी की तैयारी चल रही है। इससे साफ जाहिर है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन रही है। चिराग पासवान में आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव टालने की वकालत कर चुके हैं। चिराग पासवान के इस रवैये पर इशारों में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी कई बार नसीहत देने की कोशिश कर चुके हैं। इसके बावजूद चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गोपालगंज पुल पर बवाल, तेजस्वी बोले सच बताने वाले ग्रामीणों पर केस दर्ज कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में सत्तरघाट के पास छोटे पुल की अप्रोच सड़क ढहने के मामले में ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई। इस पर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा कि अब निर्लज्ज भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज कर रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वीडियो ट्वीट करके कहा कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल के ढहने से पहले ग्रामीणों ने आगाह किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी नीतीश सरकार की कहां आंख खुलने वाली थी। पुल ढहेगा तभी न भ्रष्टाचार करेंगे। वीडियो देखिए, अब निर्लज्ज भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज कर रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था 8 वर्ष में 263.47 करोड़ की लागत से निर्मित गोपालगंज के सत्तरघाट पुल का 16 जून को नीतीश जी ने उद्घाटन किया था। आज 29 दिन बाद यहाँ पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो 263 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है। इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। छोटे पुल का अप्रोच सड़क ढहने के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर लिखी गई है। बैकुंठपुर थाने से सीईओ, ठेकेदार और पुल निगम के इंजीनियर ने एफआईआर दर्ज कराई है। सीईओ ने जिला परिषद सदस्य रवि रंजन उर्फ विजय बहादुर के साथ समर्थकों पर लॉकडाउन तोड़ने की एफआईआर दर्ज कराई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी की वजह बताए यूपी सरकार।
हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने की वजह पूछी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर मुकदमे वापसी के संतोषजनक कारण सामने नहीं आए तो कोर्ट मामले में स्वतः संज्ञान लेकर इसका परीक्षण करेगी। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर सरकार से ये जवाब मांगा है। दरअसल राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी ने याचिका दाखिल की है। याचिका में शिव प्रकाश ने राजा भैया से जान को खतरे के चलते सुरक्षा मिलने का जिक्र है। याचिका कहना है कि उसको मिली सुरक्षा की अवधि खत्म होने वाली है। याचिका ये सुरक्षा जारी रखने को लेकर हुई है। याचिका में राजा भैया के मुकदमों की वापसी पर भी सवाल उठा, जिस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस मुनेश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने यह आदेश दिया है। याचिका के मुताबिक सेनानी ने राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था और उसे राजा भैया से जान का खतरा है, लिहाजा याची को शासन की ओर से सुरक्षा मिली हुई थी जिसकी अवधि समाप्त हो रही है। सुरक्षा को जारी रखने के लिए सेनानी ने कई बार प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।